हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर नीलेश भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग का, देखिए, जो सामाजिक विज्ञान का 2020 का एक पेपर है जिसका कोड है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 825 NX। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और आपके जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2020 के पेपर का देखो, एक अगर मैं आपको सीक्रेट बताऊं, आप लोग इस सीक्रेट को ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, जो बोर्ड परीक्षा 2023 होने वाली है, ठीक है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पूछे जाएंगे। देखो, एक साल पीछे का ना, चूंकि 2021 में तो कोविड का यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ, ये यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, क्लास 10 का। तो 2022 में जो एग्जाम हुआ, इसके बहुत कम क्वेश्चन ही 2023 में मतलब फंसेंगे या देखने को मिलेंगे, लेकिन 2020 के बहुत मतलब भर भर कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो इसीलिए जितने भी बोर्ड परीक्षा 2020 के जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी आपके पास पेपर है, सबको आप हल कर डालो भाई साहब, क्योंकि सेम टू सेम डिट्टू क्वेश्चन फंसने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलो उसी क्रम में हम लोग ये 2020 का, ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का एक पेपर है 825 NX जिसका कोड है, इसके सारे के सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, और उसके अलावा जो मानचित्र संबंधित 10 नंबर के प्रश्न है उनको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो, पहले भी आप लोग का ना इस साल तो पेपर पैटर्न बदल गया। शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 से अब, लेकिन पीछे भी आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 12 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाया करता था। तो चलो 12 नंबर हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, और 10 मार्क का हम लोग का जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है 2020 में आया था उनको भी देख लेंगे, यानी 10 12 10 22 नंबर यहाँ से हो जाएगा। चलो देखते हैं, एक एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ खंड क के अंतर्गत, यहाँ देखो खंड क के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इसमें फर्स्ट प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ओके, जो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई उसके फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश शासन की स्थापना हुई। गलत भाई, निरंकुश शासन की तो अंत हुआ। सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, ये भी गलत। अब देखो यहाँ सैन्य शासन की स्थापना और गणतंत्र की स्थापना, ये दोनों देखो, सैन्य शासन की स्थापना भी लगभग मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन सैन्य शासन की स्थापना कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है, क्योंकि सैन्य शासन यहाँ पे तो एक तरह से राजतंत्र में भी ये आ सकता है। तो ये मेनता ये ऑप्शन सही होगा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। सिंपल। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, चलो हम लोग आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक इसमें एक और भी चीज याद रखिएगा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में, और लड़ते झगड़ते झगड़ते फाइनली अंत में 1848 में फ्रांस गणतंत्र हो गया, यानी एक तरह से स्वतंत्र हो गया, ठीक, जैसे हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में। चलो हम लोग का अगला इसमें का प्रश्न है, सेकेंड नंबर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखो यहाँ विश्व महामंदी की बात किया जा रहा है, तो विश्व महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924, 1929 या 1934। सही ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, ग वाला 1929 में। इस प्रश्न को तो मैं कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि वंदे मातरम गीत के लेखक है। तीसरा प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या अविंद्रनाथ टैगोर। ये मतलब तीसरे क्वेश्चन के लिए इतने ऑप्शन हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप सब लोग जानते हो कि जो हम लोग का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। लेकिन हमें वंदे मातरम गीत यानी वंदे मातरम सुजलाम शुक्लाम ऐसे आप लोगों ने गीत गाया होगा, ठीक है। तो इसके मतलब इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन है ये हमें पूछ रहा है। तो इस तीसरे का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था कि वंदे मातरम गीत क्यों लिखा था, और जो हम लोग का राष्ट्रगान है यानी जनगण मन, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सिंपल, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक।
चलो इसके बाद हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। देखो, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, ये चार थे ऑप्शन है। तो देखो ये पेरियार रामास्वामी ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। इनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। एक तरह से ये मतलब हिंदू थे, लेकिन हिंदू होते हुए काफी हिंदू विरोधी थे। ठीक है, खासकर ये नेताओं के मतलब काफी ये विरुद्ध थे। ठीक है, तो चौथे का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसका ग कि समाज सुधारक। पेरियार रामास्वामी नायकर एक समाज सुधारक थे, सिंपल ये वाला। चलो इसके बाद हम लोग चौथे के बाद पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि धर्म निरपेक्ष राज्य में, ओके, धर्म निरपेक्ष जो राज्य होता है, जैसे हम लोग का भारत भी एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, क्या होता है, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, ये तो गलत है भाई। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ये भी गलत है। धर्म निरपेक्ष राज्य का ये मतलब नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का राज्य का ये मतलब होता है कि सभी धर्मों के लोग उसमें निवास कर सकते हैं, मतलब और शांति से रह सकते हैं, तो ये भी गलत है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये मतलब होता है कि जिस देश में जिस मतलब समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है उन्हीं के धर्म को मान्यता दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये फाइनली 3 गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी धर्मों को समान समझना, और ये भी मतलब बिल्कुल राइट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सभी धर्मों को मतलब इज्जत दिया जाता है, चाहे उनकी मतलब संख्या कम हो या अधिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये डी ऑप्शन घ वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलो 5वां हो गया। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ओके, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। इस प्रश्न को भी मैं कई बार मतलब करा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं कि मतलब भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ना वो मतलब 1992 है। ठीक है, क्या है? 1992। एग्जैक्टली मुझे श्योर नहीं है, लेकिन हाँ यही मतलब बिल्कुल यही ऑप्शन है। 1992 में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो ये हम लोग का मतलब क्लियर। अच्छे प्रश्न हो गए हम लोग के क्लियर। उसके बाद देखो मतलब पहले क्या पूछा करता था, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछा करता था, लेकिन इस बार तो आप जानते हो कि 20 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 4-4 नंबर के 4 प्रश्न पूछेगा, लेकिन मतलब 8 प्रश्न पूछेगा, लेकिन 4 का ही आंसर देना रहेगा। तो चचो का 16 नंबर वो, और 6-6 नंबर का भी 8 प्रश्न पूछेगा, लेकिन 4 का ही आंसर देना रहेगा। तो चचो का 24 नंबर वो, और 10 मार्क का आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो इस प्रकार इसको आप जोड़ोगे तो 70 मार्क हो जाएगा। तो इसमें पहले ये 2-2 मार्क का भी प्रश्न दिया करता था। तो चलो इसको हम लोग कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो प्रश्न है 4-4 मार्क वाले, उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे काफी। तो इनको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं इनको करते हैं। हम लोग अगला जो मतलब अब 6 हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, 6 और ऑब्जेक्टिव होगा नीचे, उनको कर लेते हैं। लेकिन शायद उससे पहले मानचित्र संबंधित प्रश्न होगा, तो मानचित्र वाले को करते हैं। देखो यहाँ मानचित्र कार्य हेतु प्रश्न है, तो इसको करने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, और फिर मानचित्र कार्य वाला 5 नंबर का प्रश्न होगा। यहाँ मानचित्र कार्य 5 मार्क का है, शुरू में हमने 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव देखा, ये 5 मार्क का, चलो मानचित्र कार्य कर लेते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और फिर 5 मार्क का मानचित्र कार्य यानी मानचित्र संबंधित प्रश्न देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको देख लेते हैं। देखो इसमें हम लोग मतलब अभी दर्शाना नहीं सीखेंगे, केवल ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर हम लोग देखेंगे। दर्शाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा का पूरा लाऊंगा कि मानचित्र में इसको कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलो, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट प्रश्न है। ठीक है, कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये हमें बताना है। तो देखो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में, आज जिसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, इसको आपको आधा मार्क इसका मतलब ये लिखने का कि कलकत्ता, और आधा मार्क आपको मानचित्र में दर्शाने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे वो मैं मतलब बताऊंगा आपको बाद में एकदम। पहले ये क्वेश्चन याद कर लो आप सारे के सारे, क्योंकि दर्शाना उतना मतलब भारी काम नहीं है जितना ये सब याद करना है। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट के बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भाई सिंपल, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब राज्य है उसके अमृतसर में हुआ। ठीक है, तो आप अमृतसर याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। ये भी याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछता है। ठीक, चलो सेकंड के बाद यहाँ थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है? वो स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, ऊपर हमने 1920 देखा। ठीक है, 1920 में कलकत्ता में हुआ, 1927 में कहाँ हुआ? ठीक है,
तो 1927 में मद्रास में हुआ, ठीक है। एक बार मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ इसको। 1927 में कहाँ हुआ? मद्रास, ठीक है। अब ये कहोगे कि मद्रास कहाँ स्थित है? देखो आप लोग जानते हो तमिलनाडु राज्य, दक्षिणी हम लोग का राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु का एक मतलब एक तरह से सिटी ही बोल लीजिए, उसका ही मतलब एक सिटी है मद्रास, ठीक है। पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 1996 में, ठीक है, मैं एग्जैक्टली हाँ शायद 1996 में ही, ठीक है, इसका नाम चेंज कर मद्रास से इसका नाम चेन्नई रख दिया, ठीक है। आज के जमाने में इसको चेन्नई कहा जाता है, ठीक है। तो जो वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था मद्रास। आज के मतलब आज इसको मद्रास को चेन्नई नाम से जाना जाता है, तो जो तमिलनाडु में स्थित है, सिंपल, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलो इसका फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। सिंपल भाई, ये तो अहमदाबाद फेमस ही है, ठीक है। गांधी जी भी इसमें भाग लिए थे, ठीक है। तो ये अहमदाबाद ये कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, सिंपल। और ये पांचवा प्रश्न कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ओके, कांग्रेस का अधिवेशन सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और मानचित्र में भर भर के इससे प्रश्न पूछता है। देख रहे हो यहाँ तीन आपका मतलब अधिवेशन से ही पूछ लिया। तो देखो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर, जो आज मतलब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। तो आप लोग ये तीन याद रखिएगा कि 1920 में और 1927 में और 1929 में ये तीन अधिवेशन काफी फेमस है। 1920 वाला जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, वो कहाँ हुआ? वो हुआ कलकत्ता में। और 1927 वाला अधिवेशन हुआ मद्रास में, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और 1929 में जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो लाहौर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। तो ये तीन अधिवेशन आप याद रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक। तो ये आप लोग के 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न हो गए। अब चलो इसके बाद शायद हम लोग का और 6 ऑब्जेक्टिव आएगा खंड ख के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ चलो ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 का पूरा पेपर पैटर्न बदल गया है, ठीक है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। आपकी बुक नहीं बदली है, पेपर का पैटर्न बदला है। और नया पेपर जो पैटर्न है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये खंड ख के अंतर्गत जो ये अभी यहाँ बहुविकल्पीय है, इसमें क्या है देखो, फर्स्ट ही प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में अजैवीय संसाधन है, ठीक है। क्या? निम्न में अजैवीय संसाधन। अजैवीय संसाधन देखो 2 संसाधन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में अजैवीय संसाधन है। देखो 2 संसाधन मैंने आपको बताया कि 2 संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। तो ये जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है? जैसे जिनमें जीवन व्याप्त होता है, सिंपल, वो जैव संसाधन होता है। और जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है वो अजैव संसाधन होता है। ऐसे ही याद रखिए, ठीक। तो देखो चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। तो देखो पशु, मछलियां और पौधों को भी माना जाता है कि इसमें जान होती है, इन तीनों में, ठीक है। चट्टानों में जान एक तरह से नहीं होती, तो ये अजैव संसाधन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। चलो हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देखो 15 के बाद यहाँ 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है। देखो दो आप लोग, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, दो फसलें मेन होती हैं। रबी की फसल जो खासकर ये जाड़े में बोई जाती है, ठीक है। जैसे अभी जो बोई जाएंगी, जैसे चना हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक, या फिर ये मटर हो गया, ये सब रबी की फसल के आ जाएगी। और खरीफ की फसल में क्या आ जाएगा? जैसे धान आपका आ जाएगा, ठीक है, बरसातों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में धान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कपास भी आ जाएगा खरीफ की फसल में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और इन दोनों को अपने आप पे ये इंक्लूड कर रहा है। देखो घ की, ख और ग दोनों सही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा इसका, ठीक। चलो 16 नंबर भी प्रश्न हो गया। 17 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर यहाँ देखो, ये 17 नंबर 16 नंबर इसलिए ये दिखा है, मतलब ये एक तरह से बोले तो 6 हमने ऊपर किया बहुविकल्पीय प्रश्न, ये 7वां हो जाएगा, ये 8वां। लेकिन ये खंड क के अंतर्गत ये पहले ये मतलब ये पैटर्न था, उसके पूछने का ये तरीका था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 10 मार्क का मतलब आपका मतलब जैसे मानचित्र संबंधित पूछेगा, तो 10 मार्क का मानचित्र संबंधित प्रश्न तो अब भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। और 12 मार्क से बढ़ाकर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है इस साल, ठीक। तो चलो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है
17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ओके, मतलब एक वस्तु है उसका अधिकांशतः हम मतलब प्राकृतिक जो प्रक्रिया उसके द्वारा उसका उत्पादन करते हैं, न कि उसको बनाते हैं। तो उसको क्या मतलब उसको मतलब किस क्षेत्र में रखा गया, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या सूचना प्रौद्योगिकी। देखो ये तो गलत है। उस चीज को जिसका हम लोग अधिकांशतः मतलब उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा करते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला हम लोग 17 के बाद 18 नंबर देख लेते हैं। देखो 18 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का कोडरम, भाई कोडरम अग्रणी उत्पादक है। कोडरम काफी फेमस है, झारखंड का जो कोडरम है, ठीक है, यह अब्रक के लिए, ठीक है, काफी फेमस है। एक तरह से सबसे ज्यादा अब्रक इस मतलब यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। झारखंड का एक जिला है कोडरम शायद, ठीक है, उस वहीं पे ये जो अब्रक है इसका मतलब सबसे अधिक वहीं पे पाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, कि झारखंड का कोडरम अग्रणी उत्पादक है, तो अब्रक का सिंपल, ठीक। चलो 18 के बाद 19 नंबर, यानी इस तरह से खंडकों का देखें तो शायद 5वां, ठीक है, और ये 6वां हो जाएगा प्रश्न, यानी 6 ऊपर 6, ये 12 हम लोग के प्रश्न ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएंगे। तो चलो ये 19 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। कई बार मैं बता चुका हूं भाई कि अत्यधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है, ठीक। चलो 19 के बाद 20 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, वो सर्वाधिक है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। ये ऑप्शन सही है कि हरियाणा, हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, सिंपल, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। अब हमने ऊपर देखा 6 ऑब्जेक्टिव, बीच में हमने देखा 5 मानचित्र संबंधी प्रश्न, फिर हमने देखा ये 6 ऑब्जेक्टिव। अब चलो हम लोग फिर ये 5 मतलब आपके मानचित्र संबंधित नीचे प्रश्न उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये आप लोग का पीछे का पेपर का पैटर्न था, लेकिन 2023 के बोर्ड एग्जाम का या उससे आगे जो भी पैटर्न होगा वो उसमें बदल गया है। उसमें आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 4-4 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ठे, यानी ये आप लोग का चचो का 16 मार्क ये होगा, और 6-6 मार्क के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 4 ठे, यानी चचो का 24 मार्क वो होगा, और 10 नंबर का जैसे पहले मानचित्र पूछा जाता था, मानचित्र संबंधित प्रश्न वैसे पूछेगा। तो ये 70 मार्क हो जाएगा और 30 मार्क का प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क आप लोग का पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 नंबर और 6 नंबर प्रश्न है ना, इनमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, मतलब अथवा का मीन्स 2 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से एक करना होगा, ठीक। यानी 4-4 नंबर के 4 नहीं 8 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है, और 6-6 नंबर के 4 प्रश्न नहीं बल्कि 8 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन 4 का ही आंसर देना रहेगा। आई होप आप लोग जो मतलब मैंने 2023 का मॉडल पेपर का वीडियो बनाया है उसका आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और पेपर पैटर्न समझ लिया होगा। अगर नहीं, अभी तक अगर आप नहीं उसको देखे हो तो आप चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मैंने सारे सब्जेक्ट का डाल रखा है, ठीक है, पैटर्न बोर्ड परीक्षा 2023 का, ठीक। चलो यहाँ हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट मैं नीचे आ जाता हूँ और ये जो मानचित्र कार्य वाले जो प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये अगले 5 मार्क के, ये उसके बाद ये हम लोग का समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा इस मतलब ये वीडियो लेक्चर। चलो ये इनको हम मानचित्र पर दर्शाना है, लेकिन अभी केवल हम इसका आंसर जानेंगे, ठीक है। मानचित्र में हम दर्शाना मैंने पीछे आपको बता चुका है कि बाद में समझेंगे। देखो ये फर्स्ट प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध क्या है। नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि नागार्जुन सागर बांध है कहाँ, तभी तो आप उसको दर्शाओगे। तो देखो ये जो नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है, ये आप लोग हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, उससे 150 किलोमीटर दूर, ठीक है, कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ठीक है, कृष्णा नदी पे बनाया गया है। तो ये कृष्णा नदी भी याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पे, ठीक। और कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, सिंपल। उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि कपास उत्पादन का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित मतलब मानचित्र में दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले ये मानचित्र में मैंने बार बार बोल रखा हूं आपको कि बाद में इसको हम लोग दर्शाना सीखेंगे। सबसे पहले कपास उत्पादन का क्षेत्र जान लेते हैं। तो कपास उत्पादन का कई क्षेत्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आप कहीं भी इसको मतलब दर्शा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र ये चिन्ह द्वारा नाम सहित। देखो बॉक्साइट उत्पादन के क्षेत्र भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आपके मतलब झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी हो गया, ये सारे के सारे हैं। तो इन्हीं में से किसी मतलब राज्य में से किसी एक जगह का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एमपी में ना, एमपी में शायद एक मुझे याद नहीं आ रहा यार, एमपी में एक मतलब एक जगह है अमरकंटक, हाँ अमरकंटक कर, ठीक है, अमरकंटक, हाँ शायद ही है, हाँ
वहीं पे मतलब ये अब्रक मतलब प्राप्त होता है। तो आप एमपी में, जैसे मानचित्र में एमपी रहे तो वहाँ पे आप दर्शा देंगे ये जो चिन्ह दिया है प्लस प्लस कर और वहाँ पे आप अमरकंटक ऐसे लिख देंगे। सिंपल। तो ऐसे मतलब आपको मानचित्र में कैसे दर्शाया जाता है मैं बताऊंगा। अभी याद रखिएगा कि बक्साइड उत्पादन का क्षेत्र, तो बक्साइड मतलब उड़ीसा में भी, झारखंड में भी, एमपी मतलब कई जगहों पे पाई जाती है, लेकिन उसमें से एक एमपी में एक अमरकंटक नामक जगह है, वहाँ पे मतलब भी पाई जाती है। या फिर उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उड़ीसा का ही एक क्षेत्र याद कर लो। उड़ीसा का एक क्षेत्र है, यार मुझे तो अभी ये भी नहीं याद आ रहा है। राज्य याद है लेकिन स्पेसिफिक जगह नहीं याद है। उड़ीसा का काला झोड़ा की ऐसे करके कुछ याद है, देखिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एक क्षेत्र आप देख लीजिएगा, मैंने अमरकंटक एक क्षेत्र बता दिया, ठीक है। उड़ीसा में भी एक क्षेत्र देखना चाहे तो देख लीजिएगा, और मानचित्र में उसी को दर्शाना होता है, सिंपल। थर्ड के बाद ये हम लोग फोर्थ नंबर देख लेते हैं कि हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भाई हैदराबाद नगर को आप दर्शा ही सकते हो भाई। नीचे तेलंगाना, मतलब नीचे दक्षिणी भारत में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो तेलंगाना के मतलब मैप में इसको दर्शाना होता है। चलो ठीक है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह तथा नाम सहित, तो ब्रह्मपुत्र नदी को आपको दर्शाना है, ठीक है, कि यह कहाँ स्थित है। तो देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी भाई, तो मतलब इसको तो ये दर्शाना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी एक राज्य में नहीं, ये मतलब कई जगहों से ये गुजरती है। तो इसको तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक जो भी चीजें मैंने बताया आप उतना क्लियर कर लीजिए। बाकी नीचे ये मतलब ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पता नहीं है क्यों पूछा जाता है। तो ये था पूरा का पूरा आप लोग का जो मतलब 2020 का ये पेपर था सामाजिक विज्ञान का, उसका एक कोड था। मुझे पता नहीं, ऊपर कोड मैं जाऊंगा तो मिल जाएगा। ऊपर मैं चलता हूँ, एक बार चल ही जाता हूँ, क्या दिक्कत। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट। ये कोड आप लोग देख सकते हो 825 NX। इसके हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न और मानचित्र संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको देख लिया। आप इन सबको क्लियर कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा 2023 में देखिएगा एकदम डिट्टू आप लोग के इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो चलो इसी प्रकार की अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो और भी सब्जेक्ट का, और इसके 825 NX कोड है, और भी कई कोड के पेपर हैं आप लोग सामाजिक विज्ञान के 2020 के, तो सबका आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट करना कि भैया और भी वीडियो लाओ, तो मैं लाऊंगा, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।